बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि ये जो शुरू में चेहरे पर स्माइल होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये देखने वाले का मूड बदल देती है। मेरी एक खातून बुज़ुर्ग रिश्तेदार हुआ करती थी, बल्कि अब भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दे, कराची में। वो मुझे एक बार कहने लगी कि जब तुम टीवी पे प्रोग्राम शुरू किया करो तो शुरू में मेरे लिए मुस्कुरा दिया करो। तो मैंने उनसे कहा कि चलें, अब मैं जब भी मुस्कुराऊँ तो आपने समझ लेना कि ये मुस्कुराहट ख़ास आपके लिए है। तो मुस्कुराहट, अब मैं जब जर्नलिज्म में आया ना 2006 में 5-6 में, तो मैंने जो इदारा ज्वाइन किया वो एक छोटा सा इदारा था। तो उसमें जो है वो बड़ी मुश्किलात बहुत थी, टेंस माहौल था, एक तनाव का सा एक एनवायरनमेंट था। तो उसमें एक खातून न्यूज़ एंकर थी। मैं एंकर्स को उस वक्त भी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए ट्रेनिंग दिया करता था, यानी मैं थोड़ा सा बेहतर समझा जाता था, तो मुझे कहा जाता था कि जो आने वाले नए लोग हैं उनको आप ट्रेन भी किया करें साथ साथ। तो मैंने उनसे खातून से कहा, एक न्यूज़ कास्टर से, कि आप शुरू में थोड़ा मुस्कुरा दिया करें, एक अच्छा एक्सप्रेशन के साथ किया करें, आप बहुत सीरियस चेहरे के साथ आती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं क्यों मुस्कुराऊँ, जब ये मुझे 8,000 रुपया सिर्फ देते हैं तो मैं 8,000 रुपये में क्यों मुस्कुराऊँ। तो मैंने उनसे कहा था कि ये आपकी शख्सियत में निखार पैदा करेगा, इसको भूल जाएं आपको कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो कमेंट में बहरहाल ये करना चाह रहा था कि और मेरा कमेंट आपके कमेंट के ऊपर है। मैंने पिछले व्लॉग में जो एक रिवायत से या मौज़ूआत से हट के थोड़ी सी बात की थी, उस पर आप लोगों ने आकर बहुत मोहब्बत का, अपनाइयत का इजहार किया, जिससे मेरा ये गुमान और ख़याल ज़्यादा शिद्दत के साथ मजबूत हुआ कि भाई बोलने वाले का और सुनने वाले का एक ताल्लुक़ होता है, जैसे लिखने वाले का और कारी का एक ताल्लुक़ होता है, और ये ताल्लुक़ वक्त के साथ साथ गहरा होता चला जाता है। मेरी आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, चलें आप तो फिर भी मुझे देख लेते हैं, मैंने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद मेरा मुस्तकिल जो कमेंट करने वाले लोग हैं उनके साथ एक ताल्लुक़ डेवलप हो गया, या उनकी शख्सियत मेरे ख़याल में या मेरे जहन में उनकी एक शख्सियत उभर चुकी है, या मैंने तस्वुर कायम कर लिया कि ये इस तरह की शख्सियत होंगी। मसलन एक साहब जो हैं वो काड़ा से हमेशा कमेंट करते हैं, राव शाहिद शहबाज साहब उनका नाम है, वो कहते हैं कि जी मैं ओकाड़ा से हूँ लेकिन मैं न्यूयॉर्क में काम करता हूँ और आई लव योर व्लॉग, वो इतना कमेंट करते हैं। अब मुझे उनसे मिलने का इश्तियाक है, सच्ची बात ये है, क्योंकि वो हर दफ़ा आते हैं और ये अपना तारुफ कराते हैं। उन्होंने मुझसे एक जो है वो एक एसोसिएशन, एक रिश्ता डेवलप कर लिया। आपने तारीख़ के किरदार बहुत सारे पढ़े होंगे जिन्हें आपने देखा नहीं है। मसलन आपने गालिब को देखा नहीं है, या चले गालिब की तो तस्वीरें आप बन चुकी हैं, लेकिन उससे भी पीछे आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट को देखा नहीं है। आपने सहाबाए कराम, मसलन उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने इन सबको देखा नहीं है, लेकिन आपने इनका एक इमेज अपने जहन में बना लिया हुआ है। तो ये एक ताल्लुक़ होता है, एक रिलेशनशिप होता है जो डेवलप हो जाता है। मसलन नॉवल के किरदारों से नहीं मोहब्बत हो जाती है आपको, नॉवल के किरदार से, यानी एक फ़र्ज़ी कहानी, नॉवल में कोई किरदार मर जाए तो आपको सारी रात नींद नहीं आती, मुझे तो नहीं आती। अगर मैं उस नॉवल में उस तरह से मेरा उससे ताल्लुक़ डेवलप हो गया है, तो नॉवल का किरदार भी मर जाए तो मुझे नींद नहीं आती, बेचैन हो जाता हूँ मैं। और मसलन मैं खुदा की बस्ती जब मैंने पहली मरतबा पढ़ा था शौकत सिद्दीकी साहब का नॉवल, तो उसमें जो मरकज़ी किरदार था उस पर बीती जाने वाली जो उसकी निजी ज़िंदगी के साथ जो वारदात हुई, उसके साथ जो बेवफाई हुई उसकी अहलिया की, मेरी शख्सियत पर, मेरी तबीयत पर इतना गिरां गुजरा कि मैं कई दिन तक बेचैन रहा जब तक वो मैं नॉवल को पढ़ता रहा। तो ये वो ताल्लुक़ होता है जो आपका डेवलप होता है, और मुझे अब ये एहसास ज़्यादा शिद्दत के साथ हो रहा है कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक फ़ैमिली डेवलप हो गई है, और मेरा अपनी इस फैमिली के साथ एक रिश्ता डेवलप हो गया है। बहुत सारे लोग मुझसे जब पाकिस्तान आते हैं, बैरून मुल्क, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान में रहते हुए भी लोग रब्ता करते हैं मुझसे मुलाकात के लिए, मैं कभी ऐसा नहीं हुआ, आप में से कोई ये शिकायत नहीं कर सकता कि मैंने उसे मुलाकात का टाइम ना दिया हो, क्योंकि मुझे लगता है कि यार वो मुझे इज़्ज़त दे रहा है और वो मेरे पास मुझसे मुलाकात करने के लिए आना चाहता है। ख़ास तौर पर बैरून मुल्क से, यूके से, जापान से, अमेरिका से, मिडल ईस्ट से, अब जब लोग, अभी ऑस्ट्रेलिया से एक दोस्त तशरीफ़ लाए हुए थे, तो जब वो आके मुझसे रब्ता करते हैं किसी भी ज़रिए से और वो मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप जब भी आएँ, इस्लामाबाद आएँ, तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। तो मैं आपका 3-4 मिनट आपके मैंने ले लिए, लेकिन बहरहाल मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे ये एहसास दिलाया है कि मुझे अपना काम और ज़िम्मेदारी के साथ करना है, क्योंकि आपने मुझे ये भी कहा है, कमेंट भी किया है कि
मेरे वीलॉग्स आपको इसलिए पसंद है कि मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मुख्तसर बात करता हूँ, एक इशू पर जितनी बात होनी चाहिए उतनी ही बात करता हूँ और फिर आगे चला जाता हूँ। और मेरी कोशिश ज़ाती तौर पर यही होती है कि मैं उसे ड्रैग ना होने दूँ, क्योंकि एक मेरा तज्जिया होता है, एक मेरी मालूमात होती हैं और फिर उस पर आपका अपना तज्जिया भी होता है। तो मैं मौका देता हूं कि मैं अपना मुख्तसर तज्जिया रखते हुए आपको अपने तज्जिए को उसमें शामिल करके किसी नतीजे पर पहुंचने की आप कोशिश कर सकें, क्योंकि अगर मैं उस बात को बहुत तवील करूंगा तो वो शायद आपके ख्यालात से टकराने भी लग जाए, ये भी मुमकिन हो सकता है। हर एक की अपनी राय होती है। तो बहरहाल आपके इन ख़यालात से, इन कमेंट्स से बड़ी एनर्जी मिलती है और आप अपना काम ज़्यादा ज़िम्मेदारी और बेहतरी के साथ करने की पोजीशन में होते हैं। मैं फ़र्दन आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स वैसे पढ़ना चाह रहा था, लेकिन अभी शायद मुझे इस वक्त ये मौका मुनासिब नहीं लग रहा। किसी वक्त संडे को मैं आप लोगों के जो कुछ सवालात हैं, मैं उन सवालात के जवाबात ज़रूर देना चाहूँगा। एक का देता चलूँ, मसलन एक साहब ने सवाल किया हुआ है, उन्होंने कहा कि जी आपकी उर्दू तो बहुत अच्छी मालूम होती है और देखने में लगता ये है कि आप उर्दू स्पीकिंग हैं, लेकिन आप पंजाबी भी ठीक बोल लेते हैं, तो ये क्या मामला है? तो इसका मामला ये है कि वैसे तो खैर वो फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिखा था अपनी किताब के एक दिबाचे में कि अपने बारे में गुफ्तगू करना बोर लोगों का मशगला है, और वो इंग्लिश का लफ्ज़ बोर ही उन्होंने इस्तेमाल किया था अपनी उर्दू की उस तहरीर में। उन्होंने कहा था अपने बारे में गुफ्तगू करना बोर लोगों का मशगला है। तो मैं अपने बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू कर रहा हूँ, लेकिन आपका सवाल था, कुछ और सवालात भी हैं, उसको मैं किसी दिन सिर्फ सवालात मेरी होगी और मैं उस पर लिख दूंगा कि ये सिर्फ आपके सवालात के जवाब हैं, जो देखना चाहें वो देख लें और अदरवाइज जो ना देखना चाहें वो ना देखें। तो इस सवाल का जवाब मैं देता जाता हूं और फिर मैं आगे चलता हूं। ये जो आपका सवाल है कि उर्दू, ये बात बिल्कुल आपने सही पहचाना कि मेरे वालिद का ताल्लुक़ जो है वो इंडिया से था, यानी वो माइग्रेट करके आए थे उत्तर प्रदेश से और उर्दू स्पीकिंग थे, तो इस वजह से एक जीन्स में तो उर्दू का लहजा मौजूद था। लेकिन लहजा जीन्स में मौजूद होने से नहीं बनता, लहजा बनता है जिस माहौल में आप परवरिश पाते हैं। मैं चूँकि पंजाब में रहा हूँ, लाहौर में रहा हूँ, तो और मेरे बहन भाइयों का लहजा सच्ची बात यह है कि बिल्कुल साफ़ नहीं है, क्योंकि वो पंजाब के माहौल में परवान चढ़े हैं। मैंने दानिस्ता कोशिश करके कुछ बेहतर किया है। खुशकिस्मती से मुझे असातिज़ा अच्छे मुयस्सर आ गए थे और उन असातिज़ा ने उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर और उर्दू के लहजे पर, एक्सेंट पर काफ़ी तवज्जो दी और हमें भी शौक़ था, तो हम उनसे सीखते रहे। तो 2-3 असातिज़ा जिनमें इरफान जमील साहब थे, मोहतरम एजाज़ अहमद साहब थे, फिर इसी तरह से FC कॉलेज के मेरे उर्दू के उस्ताद थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी। अगरचे उनका लहजा इतना, उर्दू का लहजा एक्सेंट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उर्दू पर उनको बहुत अबूर हासिल था। तो बहुत अच्छे असातिज़ा के मुयस्सर आने से हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि मेरी जो वालदा हैं वो इंटीरियर पंजाब की हैं, तो और वो खालिसतन पंजाबी हैं। मेरी नानी अम्मा को तो उर्दू बोलना भी नहीं आती थी और मेरी वालदा उर्दू बोल लेती हैं, लेकिन बेसिकली पंजाबी हैं। तो मैं एक इस तरह के माहौल में पला बड़ा हूँ जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग फैमिली एक तरफ से, फिर पंजाबी फैमिली, फिर मैं माहौल, स्कूल सरकारी स्कूल था और सरकारी स्कूल की हमारी जो ज़बान होती है ना, वो ऑफिशियल लैंग्वेज ही पंजाबी होती है। यानी ऑफिशियल तो उर्दू होती है, लेकिन वहाँ पर 90% पंजाबी बोली जाती है। असातिज़ा भी पंजाबी में ही बात करते हैं, तो पंजाबी इस लिहाज से सपोर्ट होगी। तो ये जिन लोगों को ये मेरा ये वाला कमेंट थोड़ा लंबा लगा होगा, उनसे माज़रत, लेकिन बहरहाल ये जो सवाल है, हाँ फिर पढ़ने से, उर्दू को पढ़ने से, और इंग्लिश भी आप पढ़ेंगे, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उनका इंग्लिश का एक्सेंट बेहतर हो जाता है, उर्दू पढ़ने से उर्दू का वो आपका डिक्शन अच्छा हो जाता है। चलिए बहरहाल मैं आज के मौज़ूआत पर आ जाता हूँ। बात बहुत लंबी हो गई, वैसे 8 मिनट में ले गया इस बात पे, और मैं 2-3 मौज़ूआत पर मुख्तसरन अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो शफ़ी जान साहब की गुफ्तगू देखिए, उस पर एतराज़ात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी गंदी गुफ्तगू की है, गलीज़ बात की है, कि उन्होंने ये जो कहा कि हमें नहीं पता था कि अज़मा बुखारी को जंगली लोगों का इतना शौक़ है, अगर उन्हें हमें पता होता तो हम 3-4 जंगली साथ ले आते और उनकी तसल्ली हो जाती। ये अल्फाज उन्होंने कहे और हर ज़ी शऊर शख्स, आप भी शायद ये कहेंगे, मुझे भी ये अल्फाज नामुनासिब लगे। मुझे भी लगा कि एक ख़ातून पर जो है वो ज़ाती हमला है या उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज हैं। किसी खातून के बारे में इस तरह के अल्फाज उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। लेकिन ये अखलाकियात का मयार क्या शफ़ी जान के लिए ही होना चाहिए? हाँ, अगर सिर्फ शफ़ी जान भी अकेले भी इस अखलाकियात को अपनाएं और कोई और ना भी अपना रहा हो, फिर भी शफ़ी जान को ये अखलाकियात अपनानी चाहिए। लेकिन हम जो ज़ोर दे रहे हैं कि उन्हें अखलाकियात अपनानी चाहिए, क्या हमें ये दुरुस्त लगता है कि हम सिर्फ एक शख्स को कहें कि तुम्हें तो अखलाकियात अपनानी चाहिए कि दूसरे को नहीं अपनानी चाहिए? मसलन अज़मा बुखारी साहबा ने यह कहा कि जंगली किस्म के लोग आए हैं, तो चलिए मैं उन्हें मार्जन देता हूँ
कि वो फ्लो में कह गई होंगी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने वीडियो में, वीलॉग में, वो फ्लो में कह गई कि ये जी जंगली किस्म के लोग आए हैं। शायद उनकी इंटेंशन ये वो कहना चाह रही हूँ कि इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गैर मुहज़्ज़ब होते हैं या वो जो है वो तोड़ फोड़ करते हैं, शायद वो ये कहना चाह रही होंगी, उनके मुंह से निकल गया जंगली। लेकिन मुझे ज़्यादा हैरत ये तब हुई जब उन्होंने कहा कि मैंने जंगली कहा है तो क्या गलत कहा है। यानी वो अपनी इस बात पर कायम रहीं और ज़्यादा पुख्तगी के साथ कायम हो गई। उन्होंने कहा कि जी मैंने अगर कहा है कि जंगली तो मैंने क्या गलत कहा है, मैंने तो ठीक कहा है। तो देखिए यह बात अब काबिल एतराज़ है। अगर वो इस तरह की बात करें तो ये काबिल एतराज़ बात है। आप यानी एक पूरी कम्युनिटी को अपने से कमतर समझें और उन्हें एहसास दिलाएं कि वो अनपढ़ लोग हैं या वो तहजीब याफ्ता नहीं हैं। हम मॉडर्न हैं, हम ज़्यादा मुहज़्ज़ब हैं, हमें ज़्यादा तहजीब है, हम नए दौर के तकाज़ों से ज़्यादा वाकिफ़ हैं। लेकिन ये जो लोग हैं ये तो बस ऐसे लोग हैं जो जंगलों पहाड़ों में रहने वाले हैं, इन्हें क्या तहजीब है, ये तो बद तहजीब लोग हैं। ये जब आप उन्हें कहेंगे तो आप पूरी एक कम्युनिटी, पूरी एक कौम और पूरी एक सूबे के लोग हैं वहाँ के बसने वाले, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनकी तज़हीक कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस बात का जवाब ज़्यादा शाइस्तगी के साथ दिया जा सकता था, लेकिन ये नहीं है कि गलती सिर्फ शफ़ी जान ने की है, गलती अज़मा बुखारी ने भी की है। भाई दोनों को तनकीद का निशाना बनाइए। आप एक को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, मैं भी बना रहा हूँ, मैं शफ़ी जान को भी तनकीद का निशाना बना रहा हूँ, लेकिन साथ में अज़मा बुखारी को भी तो तनकीद का निशाना बनाइए ना। उन्हें कहिए कि जनाब आपने क्यों कहा ये जंगली है, और फिर चलिए कह दिया था तो आप कह देती कि मेरा मकसद ये नहीं था, या मेरी अगर किसी की अगर मेरे इन अल्फाज से दिल आज़ारी हुई तो मैं माज़रत चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ उन लोग, बहुत अच्छा जवाब था उनके पास, वो कह देती कि भाई अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मैं माज़रत चाहती हूँ, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मैं सिर्फ उन लोगों को तनकीद का निशाना बना रही थी जो तोड़ फोड़ करते हैं, और वो किसी भी कम्युनिटी से हों, वो पंजाब से हों, वो सिंध से हों, वो बलूचिस्तान से हों, कहीं से, वो खैबर पख्तूनख्वा से, वो कहीं से भी हों, तो वो जंगली होते हैं जो तोड़ फोड़ करते हैं। ये इतना अच्छा और मुनासिब जवाब था जो वो दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ये जवाब देने की बजाय ये कहना मुनासिब समझा कि हाँ मैंने इनको जंगली कहा है तो मैंने ठीक कहा है। तो अब आप देखें, फिर लड़ाई तो बढ़नी ही थी, आप खुद लड़ाई को बढ़ावा दे रही हैं, और जवाब जो उधर से आया है उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी ये गलत बात है। गलत बात है जो शफ़ी जान ने की है, लेकिन आपने क्या सही बात की है। तो एक तो इसमें यह है, और फिर उनकी वीडियोस जिसमें वो मुंह छुपा के और नारे लगवा रही हैं पंजाब असम्बली में बैठ के कि टेरियन के पापा कौन, और ये तो जब आप इस तरह के नारे लगवा रही हैं तो आपके किसी के किरदार पर या उसकी ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की कोशिश नहीं कर रही हैं। आप भी तो किसी की ज़ाती ज़िंदगी में झांकने की कोशिश कर रही हैं, आप भी तो किसी के पर्सनल कैरेक्टर पर बात कर रही हैं, आप भी तो किसी की ज़ाती जो है वो उसके जो ज़ातियात है उस पर हमला कर रहे हैं। तो फिर दूसरे को भी आप मार्जिन दे रही हैं, मौका दे रहे हैं कि भाई अगर मैं कर रही हूँ तो तुम्हें भी इजाज़त है, तुम भी मेरी ज़ातियात पर हमला कर सकते हो। ये मेरा ख्याल है कि बड़ी तकलीफ़ दे बात है जो कुछ हो रहा है, इस सतह पर नहीं लेकर जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि सियासत को इस सतह पर ले जाने में की जो बानी है या जिसने इसकी बुनियाद डाली थी वो है ही नून लीग। यानी किसने सोचा होगा कि एक खातून सियासतदान, जिनके बारे में आपने पहले फतवे दिलाए मौलवियों से कि एक खातून की हुक्मरानी हराम है, नाजायज़ है, आपने ये फतवे दिलवाए, और फिर उसकी तस्वीरों को एडिट करके या जाली बना के, उस ज़माने में एडिटिंग नहीं होती थी, उस ज़माने में ये होता था कि आपने किसी और की तस्वीर के ऊपर किसी और की तस्वीर रखी और नई तस्वीर बना के, नहीं जोड़ के, गम के साथ, ग्लू के साथ जोड़ के उसकी वो शक्ल किसी और का जिस्म के साथ लगा के उसकी फिर प्रिंट आउट करवाया करते थे, और फिर वो पोस्टर बना के आपने बेनज़ीर के फेंके और छापे और जहाँ फिकवाए और लोगों में तकसीम कराए, सिर्फ इसलिए कि आप बताना चाहते थे कि हम इस्लाम पसंद हैं। क्योंकि ज़ियाउल हक जो जिस नौयत की सोसाइटी वो डेवलप कर चुके थे, आप उस सोसाइटी को बताना चाहते थे कि हम हैं दरअसल इस्लाम पसंद, दीन वाले लोग, पर्दे वाले लोग, और ये देखो ये तुम्हारा इंतखाब नहीं हो सकती कि जो नंगी फिर रही है, जिसने कपड़े कम पहने हुए हैं, ये तुम्हारी नुमाइंदा नहीं हो सकती, ये तुम्हारा इंतखाब नहीं हो सकती। आपने इस मज़हब की बुनियाद पर उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, और आज आप जो है वो लोगों को अखलाकियात के भाषण दे रहे हैं। तो ये तो नहीं हो सकता, अखलाकियात के भाषण आप इस तरह से नहीं दे सकते, आपकी घुट्टी में ये शामिल नहीं है। हाँ, ये दुरुस्त है
कि तमाम लोगों को इन अखलाकियात को फॉलो करना चाहिए, मगर सबको फिर अपने अपने गिरेबान में झांक के अपनी ज़ात से आगाज़ करना चाहिए, फिर आगे बात पड़ेगी। तो शफ़ी जान की जो बात है उस पर तो मैं ये कमेंट करना चाहता था। अब ये बात दुरुस्त है शफ़ी जान ने इसी गुफ्तगू में जो की कि भाई इनके अपने घर में भी फॉर्म 45 की एक लाश पड़ी हुई है। अज़मा बुखारी के अपने शौहर जो हैं वो भी फॉर्म 45 पे हारे हुए हैं और फॉर्म 47 पे जीते हैं, और उसी की वजह से, यानी इसी जालसाजी की वजह से नून लीग की हुकूमत बनी, और इसी जालसाजी की वजह से जो है वो ये अज़मा बुखारी आज मिनिस्टर हैं। अगर ये जालसाजी ना हुई होती तो अज़मा बुखारी आज मिनिस्टर भी ना होती। और फिर देखिए कल जो फैसला आया था, मैं शायद इस पर बात नहीं कर सका था, मैंने इस पर अगरचे एक ट्वीट कर दी थी उस वक्त जब मैं वीलॉग अपना कर चुका था। तो वो क्या फ़ैसला आया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं वो हारी हुई हैं, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, जो एक रिटायर्ड जज को, और रिटायर्ड जज भी नहीं, रिटायर्ड नहीं थे, साबिक जज थे बेसिकली, उनको हटाया गया था किसी मिसकंडक्ट की वजह से। और उसके बाद वो जो जज साहब हैं उनको लाकर, क्योंकि ऐसे ही जज ट्राइब्यूनल पे में लग सकते थे या क्राइटेरिया पे हुकूमत के पूरा उतरते थे, उनको लाया गया और उन्होंने नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला सुनाया और कहा कि नवाज शरीफ का जीत का जो नोटिफिकेशन था वो दुरुस्त था, नवाज शरीफ दुरुस्त जीते हुए हैं। क्यों? ये नहीं कहा कि हमने तमाम फॉर्म 45 का जायज़ा लिया है और फॉर्म 45 का जायज़ा लेने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोई हेरा फेरी नहीं हुई, कोई फिगर्स फजिंग नहीं हुई, कोई वो जो वाइटो है वो नहीं लगाया गया, कोई ओवर राइटिंग नहीं की गई। हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके उनके जो नताइज हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये नहीं कहा ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जी डॉक्टर यास्मीन राशिद के दस्तखत मैच नहीं कर रहे, जो पिटीशन में उन्होंने दस्तखत किए हैं, जो उनकी पिटीशन के ऊपर दस्तखत हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे। ये एतराज़ है। दूसरा एतराज़ उनका यह है कि इन्होंने जो टाइम लिमिट था उसके बाद इन्होंने पिटीशन दायर किया, हालांकि उनके वकील ये साबित करते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, विद इन दी टाइम लिमिट ही पिटीशन दायर की गई है, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं जी ये पिटीशन वक्त पर दायर नहीं की गई, और इस टेक्निकल बुनियाद पर नवाज शरीफ को विनर करार दे दिया गया और कहा गया कि जी वो दुरुस्त है। यानी उनके फॉर्म 45 का, वो जो ओवर राइटिंग वाले फॉर्म 45 है, उसका तज्जिया ही नहीं किया गया, उसका जायजा ही नहीं लिया गया, उसका एनालिसिस ही नहीं हुआ, और इसके बावजूद उनको जीत करार दे दिया गया है। और एग्जैक्टली ये रिपीट हुआ है जो मरियम नवाज के केस में हुआ था। महर शराफत और मरियम नवाज का जो फैसला है वो भी एग्जैक्टली यही आया था कि जी वो देर से पिटीशन की है और इस पर दस्तखत महर शराफत के नहीं है, तो ये फैसला मरियम नवाज के हक़ में आ गया। वही फैसला उठा के नवाज शरीफ के हक़ में आ गया। नवाज शरीफ साहब जितने सियासतदान रहे हैं, पूरी ज़िंदगी उन्होंने सियासत में गुजारी है, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, 1 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, बहुत कुछ उन्होंने ज़िंदगी में देखा है, इतना कुछ वो देख चुके हैं कि उनको इस जल्दी से फॉर्म 47 की या इस डमी किस्म की एमएनएशिप की ज़रूरत नहीं है। क्या मजबूरी है उनकी कि उन्होंने अपनी एमएनएशिप रखनी है, जबकि उन्होंने पार्लियामेंट में भी नहीं आना, जबकि उन्होंने अपना कोई किरदार भी अदा नहीं करना, जबकि उन्होंने किसी कमेटी में भी नहीं बैठना, जबकि उन्होंने कोई कानून साजी में भी हिस्सा नहीं लेना, जबकि उनको एमएनए की तनख्वाह की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो क्यों एमएनए की सीट से चिपके रहना चाहते हैं? उनके लिए ये मामूली हकीर चीज़ है एमएनए, उनके लिए एक छोटी सी चीज़ है। वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, दुनिया उन्होंने देखी है, लेकिन फिर भी वो एक डमी किस्म के एमएनए रहना चाहते हैं। और मैं तो हैरान हूँ कि उन्होंने इस ज़िल्लत को कबूल किया, सियासी ज़िल्लत को। वो कहते हैं कि भाई मुझे नहीं ज़रूरत है, बस ठीक है जो हो गया हो गया, मैं खुद कबूल करता हूँ कि इस पर इलेक्शन दोबारा कराएं और मैं अपना नून लीग का कोई और नुमाइंदा खड़ा कर देता हूँ, बावजूद इसके कि वो अगला इलेक्शन भी आपने जालसाजी से ही जीतना था। लेकिन नवाज शरीफ कम अज़ कम सुरखरू हो जाते और कहते हैं कि जी मुझ पर चूंकि एतराज़ लग गया है, मैं अब इस सीट पर रहता ही नहीं हूँ, मैं इस एतराज़ को कबूल कर लेता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ सीट। ये उनका बड़ापन होता, लेकिन बड़ापन दिखाने के लिए वो तैयार नहीं है। और जाली इलेक्शन और उसके ऊपर आने वाला इलेक्शन ट्राइब्यूनल का जो नतीजा है या फैसला है उसको कबूल करना साबित करता है कि नवाज शरीफ साहब एक बड़े सियासी दिल के आदमी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट में तो वो आते नहीं हैं। मरियम नवाज साहिबा के बारे में भी ऐसे ही जो है वो कहा गया। माजिद निज़ामी साहब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने लिखा है कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से ट्वीट किया हुआ है, मरियम नवाज शरीफ जून 2025 में 1 साल बाद पंजाब असम्बली तशरीफ़ लाई थी। जून 2025 में जब वो असम्बली आई थी तो 1 साल बाद आई थी। फिर अब 6 महीने गुजर चुके हैं, वज़ीर आला का कोई अता पता नहीं है। सेशन अटेंड करना या मुलाकात तो दूर की बात, 250 से ज़ायद हुकूमती मेंबरान को साल में 1 मरतबा असम्बली में मैडम सीएम के साथ तस्वीर बनाने का मौका भी नहीं मिलता। यानी 1 साल, ये अब जून में लास्ट 6 महीने पहले आई थी जून में, और उसके बाद 1 साल पहले आई थी, तो पिछले 1.5 साल में
एक मरतबा या पिछले चलिए जब उसको मिला लें तो 2 मरतबा वो पंजाब असम्बली आई हैं। तो ये जो एतराज़ करते हैं कि पीटीआई वाले काम नहीं कर रहे कानून, तो ये कानून साजियाँ कैसे हो रही हैं, कौन कर रहा है? मरीम साहबा तो पंजाब असम्बली आना भी पसंद नहीं करती। बजट में वो शायद आ जाएंगी और उसके अलावा वो जो है वो असम्बली भी नहीं आती। ये है जी सूरत हाल। शहबाज शरीफ साहब के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि बुरी ख़बर के साथ 2025 का आगाज़ हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अब वैसे वीडियो लंबी हो गई है, अगर मैं आपके साथ इसको चलें अगले वीलॉग में तफसील से शेयर कर लूँगा कि क्या उनके लिए बुरी ख़बरें हैं जिसके साथ वो 2026 में दाखिल हो रहे हैं। इस पर फिर बाद में करते हैं क्योंकि 20 मिनट मुकम्मल हो गए हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।